सोचिए, एक ऐसा तख्त जिसके लिए राजाओं ने अपने ही रिश्तेदारों को मरवा दिया, भाइयों ने भाइयों से युद्ध किया और बेटों ने अपने पिता तक को नहीं छोड़ा। आखिर दिल्ली की गद्दी में ऐसा क्या था कि इसे पाने के लिए लोग अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा देते थे? यह कहानी है दिल्ली सल्तनत के लगभग 320 साल लंबे इतिहास की। एक ऐसा दौर जिसमें सत्ता कई बार बदली, राजवंश उठे और मिटे, और दिल्ली बार बार युद्ध, साजिश और खून खराबे की गवाह बनी। कहानी शुरू होती है 12वीं सदी के अंत में। साल था 1192। तराइन की दूसरी लड़ाई में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया। इसके बाद उत्तर भारत में तुर्क सत्ता के विस्तार का रास्ता खुल गया। लेकिन मोहम्मद गौरी खुद दिल्ली में लंबे समय तक शासन नहीं कर सका। उसकी मृत्यु के बाद उसके विश्वसनीय सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की, और यहीं से शुरू होती है दिल्ली सल्तनत की कहानी। साल था 1206। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद उसका पूर्व गुलाम और सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली का शासक बना। गुलाम होने के बावजूद ऐबक अपनी योग्यता और सैन्य क्षमता के दम पर सत्ता के शिखर तक पहुंचा। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श कहा जाता था। उसके समय में कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद और कुतुब परिसर से जुड़े निर्माण शुरू हुए, लेकिन ऐबक का शासन ज्यादा लंबा नहीं चला। साल 1210 में चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने के कारण उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद सत्ता संभाली इल्तुतमिश ने, और यहीं से दिल्ली सल्तनत को एक मजबूत आधार मिला। इल्तुतमिश ने दिल्ली को अपनी प्रमुख राजधानी बनाया। उसने प्रशासन को मजबूत किया और इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित किया। उसने तुर्क अमीरों के एक प्रभावशाली समूह को भी संगठित किया, जिसे चहलगानी या चालीसा के नाम से जाना गया। लेकिन इल्तुतमिश की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी उसकी बेटी रजिया। इल्तुतमिश ने अपनी बेटी की योग्यता को पहचाना और उसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। साल 1236 में रजिया सत्ता पर बैठी। वह दिल्ली की पहली और एकमात्र महिला सुल्तान बनी। लेकिन उस दौर की राजनीति में एक महिला का सिंहासन पर बैठना कई अमीरों को स्वीकार नहीं था। रजिया ने विरोध का सामना किया, लेकिन आखिरकार साल 1240 में उसकी हत्या कर दी गई। यह इतिहास की एक बड़ी सीख है। योग्यता आपको सिंहासन तक पहुंचा सकती है, लेकिन सत्ता में बने रहने के लिए केवल योग्यता ही नहीं, बल्कि मजबूत व्यवस्था और राजनीतिक समर्थन भी जरूरी होता है। इसके बाद कई कमजोर शासक आए। फिर साल 1266 में सत्ता संभाली गयासुद्दीन बलबन ने। बलबन ने सत्ता को बेहद मजबूत बनाया। उसने अमीरों की शक्ति पर नियंत्रण किया, जासूसी व्यवस्था को मजबूत किया और सुल्तान की प्रतिष्ठा को सर्वोच्च बनाने की कोशिश की। उसका मानना था कि अगर राजा कमजोर दिखाई देगा तो पूरा राज्य कमजोर हो जाएगा। लेकिन बलबन के बाद सल्तनत फिर कमजोर पड़ने लगी, और इसी कमजोरी का फायदा उठाकर जलालुद्दीन खिलजी सत्ता में आया। साल था 1290। जलालुद्दीन खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना की। वह अपने पूर्ववर्तियों की तुलना में अपेक्षाकृत नरम नीति के लिए जाना जाता था। लेकिन उसका भतीजा और दामाद अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल अलग था। साल 1296 में अलाउद्दीन ने जलालुद्दीन की हत्या कर दी और दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया। अब दिल्ली को मिला एक ऐसा शासक जिसने सल्तनत की शक्ति को अभूतपूर्व तरीके से बढ़ाया। अलाउद्दीन खिलजी ने गुजरात, रणथंभौर और चित्तौड़ जैसे क्षेत्रों पर अभियान चलाए। दक्षिण भारत में भी उसके सेनापति मलिक काफूर ने बड़े अभियान किए। देवगिरी, वारंगल और दक्षिण के दूसरे क्षेत्रों से भारी धन संपत्ति दिल्ली लाई गई। लेकिन अलाउद्दीन की सबसे बड़ी उपलब्धियों में सिर्फ युद्ध शामिल नहीं थे। उसने बाजार नियंत्रण की नीति लागू की। अनाज, कपड़े, घोड़ों और अन्य जरूरी वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित करने की कोशिश की गई। उसका उद्देश्य था सेना को कम खर्च में बनाए रखना और बड़ी सेना को नियमित रूप से भुगतान करना। उसने मंगोल आक्रमणों का भी सामना किया और दिल्ली सल्तनत को कई बड़े हमलों से बचाया। उसके शासनकाल में अलाई दरवाजा जैसे महत्वपूर्ण निर्माण हुए। लेकिन सत्ता की एक सच्चाई है, जिस सत्ता को तलवार से हासिल किया जाता है, उसे बचाने के लिए भी तलवार उठानी पड़ती है। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद सल्तनत में फिर सत्ता संघर्ष शुरू हो गया। उसके बाद के शासक कमजोर साबित हुए। आखिरकार खुसरो खान ने मुबारक शाह की हत्या कर सत्ता हासिल कर ली। लेकिन उसका शासन भी ज्यादा लंबा नहीं चला, क्योंकि जल्द ही एक नया व्यक्ति सामने आया।
गयासुद्दीन तुगलक। साल था 1320। गयासुद्दीन तुगलक ने तुगलक वंश की स्थापना की, लेकिन कुछ ही वर्षों बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान बना। मोहम्मद बिन तुगलक को भारतीय इतिहास के सबसे विवादास्पद शासकों में गिना जाता है। उसके पास बड़े बड़े विचार थे, लेकिन कई बार उन विचारों को लागू करने का तरीका विनाशकारी साबित हुआ। उसके शासन की सबसे प्रसिद्ध घटनाओं में से एक थी राजधानी बदलने का फैसला। उसने दिल्ली से राजधानी को दौलताबाद ले जाने का आदेश दिया। उसका उद्देश्य दक्षिण पर बेहतर नियंत्रण और साम्राज्य की रणनीतिक स्थिति मजबूत करना था। लेकिन इतनी बड़ी आबादी को स्थानांतरित करना बेहद कठिन साबित हुआ। लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बाद में राजधानी फिर दिल्ली लाई गई। दूसरा बड़ा प्रयोग था सांकेतिक मुद्रा। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे और पीतल के सिक्कों को चांदी के सिक्कों के बराबर मूल्य देने की कोशिश की, लेकिन नकली सिक्कों की बाढ़ आ गई। सरकार को आखिरकार इस योजना को वापस लेना पड़ा। मोहम्मद बिन तुगलक की कहानी हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। सिर्फ बड़ा सपना देखना काफी नहीं होता, उसे लागू करने की सही योजना भी जरूरी होती है, क्योंकि गलत तरीके से लिया गया सही फैसला भी नुकसान कर सकता है। इसके बाद सत्ता आई फिरोज शाह तुगलक के हाथों में। फिरोज शाह ने कई शहर, नहरें और सार्वजनिक संस्थाएं बनवाईं। उसने अस्पतालों और गरीबों की सहायता के लिए व्यवस्थाएं स्थापित कीं। लेकिन उसके बाद सल्तनत फिर कमजोर होने लगी और फिर आया वह हमला जिसने दिल्ली की कमर तोड़ दी। साल था 1398। मध्य एशिया से आया तैमूर दिल्ली की ओर बढ़ रहा था। उसकी सेना ने दिल्ली पर हमला किया। शहर में भयानक तबाही हुई। लूटपाट और हत्याओं के बाद दिल्ली की राजनीतिक और आर्थिक स्थिति बुरी तरह कमजोर हो गई। तैमूर वापस चला गया, लेकिन दिल्ली के सिंहासन पर उसकी छाया लंबे समय तक बनी रही। अब दिल्ली सल्तनत पहले जैसी शक्तिशाली नहीं रह गई थी। इसके बाद आया सैयद वंश। साल 1414 में खिज्र खान ने सैयद वंश की स्थापना की, लेकिन यह दिल्ली सल्तनत के सबसे कमजोर समयों में से एक था। सुल्तानों का प्रभाव मुख्यतः दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों तक सीमित होता गया। आखिरकार अंतिम सैयद शासक आलम शाह ने सत्ता छोड़ दी और दिल्ली की गद्दी पर एक नया वंश आया, लोदी वंश। साल था 1451। बहलौल लोदी ने लोदी वंश की स्थापना की। यह दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश था। उसके बाद उसका बेटा सिकंदर लोदी सत्ता में आया। सिकंदर लोदी ने प्रशासन को मजबूत किया और आगरा को एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित किया। लेकिन उसके बाद सत्ता आई उसके बेटे इब्राहिम लोदी के हाथों में। इब्राहिम बहादुर था, लेकिन उसके कठोर व्यवहार और अमीरों के साथ संघर्ष ने उसके खिलाफ असंतोष बढ़ा दिया। कुछ विरोधी सरदारों ने काबुल के शासक बाबर से मदद मांगी और फिर आया साल 1526। पानीपत का मैदान। एक तरफ था इब्राहिम लोदी का विशाल सैन्य बल, दूसरी तरफ बाबर की सेना। संख्या में बाबर की सेना कम थी, लेकिन बाबर के पास बेहतर सैन्य रणनीति और तोपखाने का प्रभावी इस्तेमाल था। पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी मारा गया और इसके साथ ही दिल्ली सल्तनत के लगभग 320 साल के इतिहास का अंत हो गया। भारत में एक नए साम्राज्य की शुरुआत हुई, मुगल साम्राज्य। लेकिन अब सवाल है, आखिर दिल्ली इतनी महत्वपूर्ण क्यों थी? क्यों हर कोई दिल्ली की गद्दी के पीछे पड़ा था? क्योंकि दिल्ली सिर्फ एक शहर नहीं थी। यह उत्तर भारत की राजनीति, व्यापार और प्रशासन का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन चुकी थी। जो दिल्ली पर नियंत्रण करता था, उसके पास विशाल भूभाग पर प्रभाव स्थापित करने का रास्ता खुल जाता था। इसीलिए दिल्ली की गद्दी सिर्फ सोने की कुर्सी नहीं थी, वह शक्ति, धन, प्रतिष्ठा और पूरे साम्राज्य पर नियंत्रण का प्रतीक थी। लेकिन दिल्ली सल्तनत के 320 साल हमें इससे भी बड़ी सीख देते हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक से लेकर इब्राहिम लोदी तक किसी की सत्ता हमेशा नहीं रही। कोई तलवार से आया, कोई राजनीति से आया और कोई युद्ध जीतकर आया, लेकिन अंत में हर शासक को समय के सामने झुकना पड़ा। यही इतिहास का सबसे बड़ा सबक है। सत्ता स्थायी नहीं होती, धन स्थायी नहीं होता, पद स्थायी नहीं होता, यहां तक कि साम्राज्य भी स्थायी नहीं होते। स्थायी रहती है तो सिर्फ आपकी काबिलियत, आपके कर्म और आपकी बनाई हुई विरासत। इसलिए अगर आज आपकी जिंदगी में मुश्किलें हैं, अगर आपको लगता है कि आप पीछे रह गए हैं, अगर आपके पास साधन कम है,
तो इतिहास के उन लोगों को याद कीजिए जिन्होंने अपनी शुरुआत कमजोर होने के बावजूद अपनी जगह बनाई। कुतुबुद्दीन ऐबक की शुरुआत एक गुलाम के रूप में हुई थी, लेकिन वह सुल्तान बना। इसका मतलब यह नहीं कि हर इंसान राजा बनेगा। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आपकी शुरुआत आपकी अंतिम मंजिल तय नहीं करती। आप कहां से शुरू हुए हैं, यह हमेशा आपके हाथ में नहीं होता। लेकिन आप कहां तक पहुंचेंगे, उसके लिए आपकी मेहनत बहुत मायने रखती है। मुश्किल समय को अपनी कमजोरी मत समझिए, क्योंकि कई बार वही मुश्किलें इंसान को वह बना देती हैं जो आराम कभी नहीं बना सकता। आज आपकी जिंदगी जैसी भी हो, उसे अपनी अंतिम मंजिल मत समझिए। हो सकता है आपकी कहानी का सबसे मजबूत अध्याय अभी लिखा ही नहीं गया हो, क्योंकि इतिहास हमें बार बार यही सिखाता है कि समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आज जो ऊपर है, कल नीचे हो सकता है, और जो आज संघर्ष कर रहा है, वही कल अपनी पहचान बना सकता है। इसलिए हार मत मानिए, धीरे चलिए, लेकिन चलते रहिए, क्योंकि जिंदगी में सबसे बड़ी जीत हमेशा सबसे तेज दौड़ने वाले की नहीं होती। कई बार जीत उसकी होती है जो सबसे मुश्किल समय में भी रुकता नहीं है। यही दिल्ली सल्तनत की कहानी है। एक कहानी सत्ता की, संघर्ष की, उत्थान और पतन की, और सबसे बढ़कर समय के सामने किसी भी शक्ति के स्थायी न होने की कहानी। अगर आपको इतिहास से जुड़ी ऐसी ही रोचक और प्रेरणादायक कहानियां पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में।